नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आज समझते हैं एक बैलेंस 3 फेज एसी सिस्टम में पावर के बारे में और जानते हैं 120 डिग्री फेज डिस्प्लेस 3 फेज सप्लाईज जब फ्लक्चुएटिंग पावर किसी 3 फेज बैलेंस लोड में बनाती है तो उनके फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट्स का जो एवरेज मैग्नीट्यूड है वो किस प्रकार कांस्टेंट आता है और क्या है रियल, रिएक्टिव और अपरेंट पावर 3 फेज सर्किट्स में और किस तरह से 3 फेज सर्किट को सिंगल फेज मॉडलिंग में एनालाइज किया जा सकता है अगर वो बैलेंस हो। ये बताना जरूरी रहेगा कि ये वीडियो द्विभाषा में बनाई जा रही है, जहां हम अंग्रेजी में विषय का वर्णन करने के बाद हिंदी में महत्वपूर्ण तथ्यों का दोहरान और समझाइश करेंगे। शुरू करते हैं। इन अ बैलेंस 3 फेज लोड ऑल 3 phases got same impedance and impedance angle or their real component resistance and reactive component reactance got identical magnitudes. Now these three elements can be connected in star or delta, as in this yellow highlight. A 3 phase balance load is connected in star mode or in Y connection, and when such balanced 3 phase load is supplied with a 3 phase balanced voltage, all 3 phase A with neutral, B with neutral and C with neutral got same magnitude of voltage, but the all three got mutual 120 degree phase displacement. If we take phase A voltage as a reference and phase sequence A, B, C, then B voltage lag A voltage by 120 degree and C lags B or lead A. Now when balanced 3 phase supplies is given to balanced 3 phase load, depending upon load impedance, RMS value of phase current is given by ratio of RMS phase voltage and impedance value, and as per impedance angle, current will have phase difference angle with phase voltage, and for theta positive impedance angle, current lags by theta angle, and all 3 phases have respective current as shown by this yellow highlight. In a balanced system, all 3 line currents are of same magnitude and they got mutual 120 degree phase displacement as shown here. जब एक समान मान और प्रतिबाधा कोण के 3 प्रतिबाधाओं को स्टार मोड में कनेक्ट करके त्रिकला संतुलित आपूर्ति तंत्र से जोड़ा जाता है तो सभी फेज के अक्रॉस फेज और जो स्टार न्यूट्रल पॉइंट है उसके बीच में जो फेज वोल्टेज का जो टाइम वेरिएशन है वो टिक्नोमेट्रिक रिलेशन से जब हम प्रदर्शित करते हैं तो एक बैलेंस सिस्टम में तीनों फेज वोल्टेज के मैग्नीट्यूड बराबर हैं और तीनों में 120 डिग्री का कलांतर है। जैसे कि यहाँ कला अनुक्रम ए बी सी में ए से बी 120 डिग्री पीछे है और बी से सी फेज की जो वोल्टेज है वो 120 डिग्री पीछे है। सभी फेज में जब एक समान फेज वोल्टेज और एक समान इंपीडेंस है तो सभी में जो फेज करंट है वो एक समान रहेगा और फेज करंट का मान फेज वोल्टेज में इंपीडेंस का भाग देने से आरएमएस वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। और प्रतिबाधा कोण के अनुसार अगर ये आरएल लोड है, प्रतिबाधा कोण धनात्मक है तो विभव फेजर और करंट फेजर के बीच में जो कला कोण है वो ऋणात्मक आएगा। और ऐसे आरएल लोड में जिसमें इंपीडेंस एंगल पॉजिटिव है, करंट वोल्टेज से इंपीडेंस कोण के बराबर कोण से कला में पीछे रहेगी। और जैसे ए फेज की जो धारा है वो ए फेज की फेजर वोल्टेज से कला कोण थीटा से पीछे है और यही संगत कलांतर रखते हुए बी और सी फेज की वोल्टेज एक बैलेंस तंत्र बनाएगी जिसमें तीनों फेज करंट मान में बराबर है और तीनों में परस्पर 120 डिग्री का कलांतर कोण है। इन एनी लोड कनेक्टेड टू अल्टरनेटिंग सप्लाई, इंस्टेंटेनियस पावर एज अ टाइम फंक्शन इज प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट। Here instantaneous voltage in A phase is root 2 V sin omega t and instantaneous current is root 2 I sin omega t minus phi. It lag voltage by impedance angle theta and the product is given by this expression and it is a fluctuating time varying power. Similarly in B phase with 120 degree phase difference in voltage and 120 degree phase difference with phase A current, the instantaneous power got this expression. Similarly in C phase we have instantaneous power. Now we know as per trigonometry 2 sin C sin D is cos C minus D minus cos C plus D. So if 2 sin omega t sin omega t minus phi is simplified, it become cos C minus D, that is the difference of omega t and omega t minus theta, that is cos theta, and the sum of 2 with cosine sin. Similarly power of B got this fluctuation and C got this fluctuation. Now the first term Vi cos theta is independent of time and the second function is a time variation of double frequency, and if we add instantaneous power of 3 phases, these time variations got mutual 120 degree displacement when add up become 0, and the first term when add equal in magnitude in all 3 phases produce total average power or instantaneous
instantaneous power 3 VI cos phi, which illustrate that in three-phase balanced system, total power is not fluctuating but constant. किसी लोड में अगर ताक्षणिक फेज वोल्टेज Vt है और ताक्षणिक फेज धारा It है, तो ताक्षणिक विभव और धारा का गुणा उस फेज की ताक्षणिक शक्ति हो जाएगी। और अगर हम पहले फेज की ताक्षणिक विभव को √2V sin ओमेगा t और उसके करंट को थीटा कला कोण से पीछे रहता हुआ √2I sin ओमेगा t माइनस थीटा लिखें, और यहाँ V और I क्रमशः फेज वोल्टेज की RMS और फेज करंट की RMS वैल्यू हो, तो ये एक एक्सप्रेशन ताक्षणिक शक्ति का बन गया है पहले फेज में। इसी तरह से दूसरे फेज की विभव और धारा पहले फेज से 120 डिग्री पीछे होने के कारण उनकी जो ताक्षणिक शक्ति है, उनके ताक्षणिक विभव और ताक्षणिक धारा का गुणनफल, वो ये त्रिकोणमितीय रूप रखेगी। और इसी तरह से हम तीसरे फेज की जो ताक्षणिक विभव और ताक्षणिक धारा है, उनके गुणा से ताक्षणिक शक्तियां निकाल सकते हैं। त्रिकोणमिति का सूत्र है 2 sin C sin D = cos C - D - cos C + D। तो अगर हम उस सूत्र का इस्तेमाल करें तो यहाँ 2 ये ओमेगा टी C और ये ओमेगा t - थीटा D हो, तो C - D यहाँ cos थीटा रूप हो जाएगा और C + D 2 ओमेगा t - थीटा रूप हो जाएगा। और पहले फेज में यहाँ ताक्षणिक शक्ति में जो पहला घटक है VI cos थीटा, ये एक नियत मान रखता है, ये समय के साथ परिवर्तित नहीं होता। और ये जो दूसरा घटक है जो 2 ओमेगा दुगनी आवर्ती से समय के साथ प्रत्यावर्त करता है, जिसका पूर्ण चक्र औसत मान 0 होगा, लेकिन ये हर क्षण जब बदलता है तो पहले फेज में ताक्षणिक शक्ति बदलती है। इसी तरह से दूसरे फेज की जो ताक्षणिक शक्ति है, वो जब हम 2 sin C sin D का फार्मूला लगाते हैं तो वो भी VI cos थीटा एक नियत मान और एक दुगनी आवर्ती से परिवर्ती फलन जो पहले परिवर्ती फलन से 120 डिग्री आगे या 240 डिग्री पीछे है, वो रूप रखता है। तीसरे फेज की जो ताक्षणिक शक्ति है, उसमें भी पहला घटक नियतांक और दूसरा घटक एक समय परिवर्ती रूप है। अगर तीनों समय परिवर्ती रूपों को हम जोड़ लेते हैं तो हम पा रहे हैं कि इन तीनों के मान समान है, तीनों में परस्पर 120 डिग्री का कलांतर है, और इनका गणितीय योग जब किया जाता है तो वो 0 हो जाता है और पहले घटक तीनों में एक समान जोड़कर 3 गुना हो जाते हैं। तो एक बड़ी खूबसूरत बात समझ में आती है कि जब हम एक संतुलित त्रिकला लोड में जब संतुलित त्रिकला विभव आवृत्ति देते हैं तो कुल शक्ति का मान समय के साथ परिवर्ती नहीं रहता है, वो नियत 3 गुना सिंगल फेज की जो एवरेज पावर है उसका होगा। यहाँ V एक फेज की RMS फेज वोल्टेज, I उसी फेज की RMS फेज करंट है, और cos थीटा इंपीडेंस एंगल के अनुरूप परिपथ के अवयव के द्वारा बनाया गया शक्ति गुणांक है। इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ फेज A is given by this mathematical expression and is shown by this red curve variation. At t = 0, it got instantaneous magnitude 0 and it increases, attain positive peak instantaneous power, and then decreases and got a small negative section. Now in this negative section, the power consumption of resistive element in phase A is less than the rate at which reactive element of the same phase release its stored energy. So the remaining energy is going back to the supply source. So we got a small negative section, and this variation will alternate and repeat itself. Similarly, in phase B and phase C, the variations are shown by respectively yellow and blue curves, and if we take instantaneous sum of all three, as from graphical analysis it is clear that the instantaneous sum always remain same constant. When one is decreasing its magnitude, other two red and blue are increasing magnitude, such that the amount of decrease in yellow power become equal to sum of increase of red and blue power. And when blue and yellow both decreases, the red power increases its magnitude instantly in a such a manner that the sum total of all three remains always the same. So the pulsating component of these three phases, which are of equal magnitude and 120 degree phase displacement, will cancel each other, and the total instantaneous power of three phases become 3 times average power of one phase. So this average power expression clearly indicate that total power supplied to a balanced load by a balanced supply in three-phase system is not fluctuating but constant, and it is just 3 times of one phase average power, and we can do per phase modeling for the analysis of three-phase circuits. A phase की शक्ति को गणितीय रूप में जो एक्सप्रेशन बना है उसे हम यहाँ लाल कर्व से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। t0 पर इसका ताक्षणिक मान 0 है और वो रेजिस्टिव और रिएक्टिव एलिमेंट दोनों के द्वारा पावर लेने से इंक्रीज होती है, और किसी एक अधिकतम मान के बाद इसका मान घटने लगता है, और ये एक छोटा नेगेटिव सेक्शन भी रखती है जो पॉजिटिव सेक्शन से छोटा है। इस नेगेटिव सेक्शन पावर के दौरान इंस्टेंटेनियस पावर का नेगेटिव रूप बता रहा है कि ऊर्जा फेज के लोड एलिमेंट से वापस सोर्स को जा रही है, और इसका कारण यह है कि फेज में जो प्रतिरोध अवयव है उसके द्वारा ली गई शक्ति से ज्यादा मात्रा में जो प्रतिघाती अवयव है
है वो अपनी संचित ऊर्जा को प्रति सेकंड निकास कर रहा है और रेजिस्टेंस की आवश्यकता के बाद जो अतिरिक्त ऊर्जा है वो वापस स्रोत को जा रही है और यही दौरान दुगनी आवर्ती से, जो करंट और वोल्टेज से दुगनी आवर्ती होगी, उससे दोहराई जाती है। इसी समय फेज बी की वोल्टेज और करंट के प्रोडक्ट से जो ताक्षणिक शक्ति बनती है उसे हम येलो कर्व से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और फेज सी की को नीले कर्व से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ साफ जाहिर हो रहा है इन तीनों फेज की ताक्षणिक शक्ति के वेरिएशन से कि जब येलो फेज की पावर घट रही है तो रेड और ब्लू फेज में जो इंक्रीज का टोटल है वो इस कमी के अगर बराबर हो जाए तो कुल शक्ति नियत रहेगी। और जिस समय एक या दो जब किन्हीं फेज में शक्तियां घटती हैं तो दूसरे फेजों में शक्तियां बढ़ती हैं और जो उतार चढ़ाव वाले घटक हैं वो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं क्योंकि इनमें परस्पर 120 डिग्री का कलांतर है और मान बराबर है। और ताक्षणिक शक्तियों का जो योग है तीनों फेज में वो एक नियत मान 3 VI cos थीटा रखता है जो किसी एक फेज की एवरेज पावर का 3 गुना है। और ये एक्सप्रेशन स्पष्ट बताता है कि एक 3 फेज संतुलित भार में अगर संतुलित त्रिकला आपूर्ति दी जाती है तो जो टोटल शक्ति का मान जो लोड को प्राप्त हो रही है वो नियत रहता है और वो किसी एक फेज की औसत शक्ति से 3 गुना है। तो हम 3 फेज भार को समझने के लिए सिंगल फेज के प्रारूप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फॉर ए बैलेंस 3 फेज लोड वेदर इट इज स्टार कनेक्टेड और इज इन डेल्टा कनेक्शन, real, reactive and apparent power of every phase is the same. So in terms of phase quantity, the per phase real power is V phase RMS magnitude of phase current and cosine of the phase difference angle between V phase and I phase cos phi, that is called power factor. So this yellow highlight represent real power of single phase. All 3 phase are identical. So the total 3 phase power whether the circuit is star connected or delta connected is 3 V phase I phase cos phi. In place of V phase we can write IZ, and when that I phase is multiplied by I phase Z it become I square Z, and this power could be written as I square Z cos phi. Z cos phi is circuit resistance, so we can say per phase power is I square R and 3 phase power is 3 I square R. Similarly, reactive power in a single phase circuit is V phase I phase sin phi, and for 3 phase system it is 3 times of single phase reactive power, and in place of V phase when we put IZ it is I square Z sin phi 3 times is the 3 phase reactive power. Z sin phi is circuit reactance, so reactive power in reactance is 3 times I square X, where I square X is reactive power of any phase. Similarly, apparent power is product of RMS magnitude of per phase voltage and per phase current, and for 3 phase it is 3 V phase I phase, and it could be written as I square Z. So apparently a circuit draw a current I phase and have apparent power 3 V phase I phase, but only the resistive part of the circuit do active work or energy conversion exercise. So real power is 3 times I square R, and reactive element make exchange of energy between load and source, and that rate of exchange of reactive energy is 3 I square X. These formula of real power 3 V phase I phase cos phi or reactive power 3 V phase I phase sin phi or apparent power 3 V phase I phase are practically inconvenient as phase quantities are difficult to measure. So we need these formula in terms of line parameter. So for star circuit the phase voltage is 1 by root 3 of line voltage, and phase current and line current are equal. So in place of 3 V phase I phase we can write, in place of V phase when we write line voltage divided by root 3, this 3 and that denominator root 3 become root 3 in numerator, and 3 V phase I phase become root 3 VL IL, as I phase and IL is equal. So in place of 3 V phase I phase when we write root 3 VL IL, the real power become root 3 VL IL cos phi, reactive power become root 3 VL IL sin phi, and the apparent power become root 3 VL IL. So apparent power is root 3 VL IL, one could remember, and its cosine component is real power and sine component is reactive power. One must note that this phi is phase difference angle between voltage phasor and current phasor, and it is repeated without any change. So this cos phi is not angle between VL and IL phasor, but this phi is phase difference angle of phase voltage phasor and phase current phasor, and it depends upon load composition, or one can say cos phi is R by Z and sin phi is X by Z. Similarly, for delta circuit, in place of phase voltage and phase current we can write 3 V phase I phase as root 3 VL IL, because in delta circuit phase voltage is equal to line voltage and phase current is line current divided by root 3. So when I substitute here line current divided by root
√3, that √3 of numerator with this 3 results in √3 in numerator. So 3 V phase I phase become √3 VL IL. So the real power in terms of phase quantity written as 3 V phase I phase cos phi could be written as √3 line voltage line current multiplied by cos phi. Remember, this phi is angle between phase voltage phasor and phase current phasor, or cos phi is also known as power factor, and its value depends upon load impedance, and it is equal to R by Z of load impedance. Similarly, reactive power Q measured in var or kilowatt is 3 V phase I phase sin phi, or in terms of line parameter it is √3 VL IL sin phi, and apparent power measured in VA or kVA is conveniently represented as √3 VL IL. एक संतुलित त्रिकला भार को जब संतुलित त्रिकला आपूर्ति दी जाती है तो तीनों फेज में एक समान फेज विभव, फेज धारा और धारा और विभव में कलांतर होने से तीनों फेज में वास्तविक शक्ति, आभासी शक्ति और प्रतिघातीय शक्तियां एक समान होती हैं। तो किसी एक फेज में अगर वास्तविक शक्ति फेज वोल्टेज के वर्ग माध्य मूल मान फेज धारा का प्रभावी मान के साथ जो शक्ति गुणांक है cos phi, फेज धारा के फेजर और फेज विभव के फेजर के बीच के कलांतर कोण का cos, ये एक फेज की पावर है और तीनों फेज क्योंकि सम्मित हैं तो चाहे हमारा परिपथ स्टार कनेक्टेड हो या डेल्टा में जुड़ा हुआ हो, तीनों फेज की कुल पावर किसी एक फेज की पावर की 3 गुना 3 V फेज I फेज cos phi एक 3 फेज के सर्किट की कुल वास्तविक शक्ति हो जाएगी वोट या किलोवाट में। हम V फेज की जगह IZ जब लिखते हैं तो ये 3 V फेज I फेज 3I²Z हो जाएगा, और कोई Z cos phi को परिपथ का प्रतिरोध अगर लिखे तो जो वास्तविक शक्ति है वो एक फेज में I²R जो रूप रखती थी वो तीनों फेज में 3I²R हो गई है, और हम कह सकते हैं कि प्रतिबाधा Z का केवल जो प्रतिरोध घटक वही शक्ति व्यय करता है और वास्तविक शक्ति 3 गुना फेज धारा का वर्ग और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर है। इसी तरह से वो शक्तियां जो प्रतिघातीय अवयव में ऊर्जा के संचय और निकास के समय कार्यरत रहती है, जिन्हें हम प्रतिघातीय शक्ति Q कहते हैं, जिसे वोट या किलोवाट में नापते हैं, वो एक फेज में V फेज I फेज sin phi है, जहां phi फेज धारा फेजर और फेज विभव फेजर के बीच का कलांतर कोण है, और तीनों फेज में कुल प्रतिघातीय शक्ति 3 गुना हो जाएगी क्योंकि तीनों फेज सम्मित हैं। एक बार फिर जब V = IZ इस्तेमाल करते हैं तो ये 3 V फेज I फेज sin phi 3I फेज स्क्वायर Z sin phi हो गया है। Z sin phi परिपथ में प्रतिघात है और 3I²X एक 3 फेज सर्किट की कुल प्रतिघातीय शक्ति हो गई है जो पूरे परिपथ के द्वारा ऊर्जा के संचय निकास की दर को निर्धारित करती है। और एक परिपथ में आभासी रूप से जो धारा फेज धारा हम नाप रहे हैं और जो फेज वोल्टेज है उनका गुणनफल आभासी शक्ति है जिसे हम VA में पढ़ते हैं, और तीनों फेज में सम्मिति से 3 गुनी ये कुल अपरेंट पावर हो जाएगी, और ये I²Z का 3 गुना हो गई है। तो हम कह सकते हैं कि इस अपरेंट पावर का जो कोसाइन घटक है वो तो वास्तविक शक्ति है वॉट में, और इसी अपरेंट VA पावर का जो साइन घटक है वो रिएक्टिव प्रतिघातीय शक्ति है वॉट या किलोवाट में। अक्सर हमारे परिपथ में फेज के विभव और धारा का मापन में कुछ असुविधाएं होती हैं, और परिपथ में लाइन की विभव और लाइन की धारा मापन करना सुविधाजनक होता है। तो एक स्टार परिपथ में 3 V फेज I फेज को हम √3 VL IL लिख सकते हैं, क्योंकि स्टार परिपथ में फेज धारा और लाइन धारा के मान बराबर होते हैं, तो इस फेज धारा की जगह हम लाइन धारा लिख सकते हैं, और जो फेज विभव है वो लाइन विभव का 1/√3 होता है। तो यहाँ अगर हम V फेज की जगह लाइन विभव भाग √3 करते हैं तो जो हर में आया हुआ √3 है वो इस 3 के साथ जब गणितीय क्रिया करेगा तो अंश में यहाँ √3 आ जाएगा, तो 3 V फेज I फेज √3 VL IL हो गया है। तो जो परिपथ की कुल वास्तविक शक्ति है वॉट या किलोवाट में 3 V फेज I फेज cos phi, उसमें 3 V फेज I फेज की जगह हम √3 VL IL लिखे तो लाइन विभव और लाइन धारा के रूप में हमारे परिपथ की कुल वास्तविक शक्ति √3 VL IL cos phi आ जाएगी। इसी तरह से परिपथ की जो कुल प्रतिघातीय शक्तियां हैं जिसे हम 3 V फेज I फेज sin phi लिख रहे हैं उसे √3 VL IL sin phi पढ़ा जा सकता है, एंड अपरेंट पावर 3 V फेज I फेज कुड बी रीड एज √3 VL IL। यहाँ ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखने की भी है। ये फाई है वो कलांतर कोण है फेज धारा के फेजर और फेज विभव के फेजर के बीच में, यही cos phi इस √3 VL IL cos phi में दोहराया गया है, बदला नहीं गया है। तो ये जो फाई यहाँ √3 VL IL cos phi में इस्तेमाल किया गया है, ये फाई फेज धारा और फेज विभव के बीच का कलांतर कोण है, इसका लाइन धारा और लाइन विभव के साथ सीधा संबंध नहीं है। इसी तरह से एक डेल्टा के रूप में जुड़े हुए भार के लिए भी हम वास्तविक शक्ति, प्रतिघातीय शक्ति या आभासी शक्ति को फेज विभव और फेज धारा की बजाय 3 V फेज I फेज की जगह √3 VL IL लिख के लाइन वोल्टेज और लाइन करंट
करंट के रूप में लिख सकते हैं। एक डेल्टा परिपथ के लिए फेज विभव का मान और लाइन विभव का मान बराबर होता है और फेज धारा लाइन में धारा का 1/√3 अंश होती है। तो यहाँ हम V फेज की जगह V लाइन और I फेज की जगह I लाइन बाई √3 लिखते हैं। तो ये जो हर में √3 आया है वो इस 3 के साथ अंश में यहाँ √3 परिणाम में दे देगा। तो हम 3V फेज I फेज की जगह जब √3 VL IL लिखते हैं तो रियल पावर √3 VL IL cos फाई, प्रतिघातीय शक्ति √3 VL IL sin फाई और आभासी अपरंट शक्ति √3 VL IL हो गई है। ये बात फिर नोट करने की है कि ये फाई फेज धारा फेजर और फेज विभव फेजर के बीच का कलांतर कोण है, उसी को यहाँ दोहराया गया है। इसका लाइन की धारा और लाइन के विभव के साथ सीधा संबंध नहीं है। This numerical example will improve our understanding. A balanced three-phase 450 volt supply is given to a balanced three-phase star-connected load. Each phase got a load resistive part 8 ohm and reactive part inductive nature plus J type 6 ohm. We have to find out magnitude of line current and total real, reactive and apparent power consumed by load and the power factor of the load. Now, since the load is star-connected and this figure 415 volt given for this three-phase supply is specified line voltage, and for calculation we need phase voltage first. So phase voltage for star circuit is 1/√3 of line voltage and calculation results in 239.6 volt. Now we can take one of the phase voltage as a reference with phase angle 0 as 239.6 volt with 0 phase angle, and when V phase is divided by impedance of the load per phase, it will give us phase current. So across this phase impedance 8 plus J6, when we apply 1/√3 of line voltage 239.6 volt, the division require polar form. So this impedance in polar form is 10 ohm with impedance angle 36.87, and division of phase voltage and impedance result as phase current of 23.96 ampere and phase current lags with this negative sign by an angle 36.87 degree from phase voltage. So phase current lags phase voltage, so this is a case of lagging power factor, and power factor of the circuit is cosine of this phase difference angle and it comes as 0.8 lagging. We can also find out power factor because it depends upon load parameter and it is R by Z. Here R is 8 ohm, Z is calculated as 10 ohm with 6 ohm reactance, so R by Z is again 0.8. So we can find out power factor either by R by Z or by cosine of phase difference angle. Now in a star connected circuit, line current and phase current is the same, and we have just obtained phase current as V phase by Z equal to 23.96 ampere. So line current is also 23.96 ampere. So one can calculate real power as √3 line voltage, line current and power factor. Line voltage is given 415 volt, line current just calculated as equal to phase current 23.96 ampere, and power factor R by Z is 0.8, and it results in 13,777.6 watt or 13.778 kilowatt. Similarly, reactive power Q is √3 VL IL sin phi, line voltage is 415 volt, line current and phase current are equal 23.96 ampere, and when cos phi is 0.8, cos inverse of 0.8 gives us phi and sine of that will result in 0.6, and we can also find out sin phi as x by z. X is 6 ohm, z is 10 ohm, so sin phi is 0.6, and this calculation results as 10,333 volt ampere reactive or 10.33 kilowatt. Similarly, apparent power, which is √3 VL IL, VL is 415 volt, IL is 23.96 ampere, comes as 17,222 VA or 17.222 kVA. इस संख्यात्मक उदाहरण से त्रिकला परिपथ में शक्तियों के क्या संबंध होते हैं, उनकी गणनाएं किस तरह से की जाती है, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। हमें एक संतुलित त्रिकला आपूर्ति विभव 415 वोल्ट दिया हुआ है, और जब उसे एक स्टार में जुड़े हुए संतुलित त्रिकला लोड जिसमें प्रत्येक फेज में प्रतिरोध 8 ओम और प्रतिघात 6 ओम प्रेरणिक प्रकार का लगाया हुआ है, तो हमें ज्ञात करना है परिपथ में लाइन धारा का मान, इस पूरे त्रिकला परिपथ में कुल वास्तविक शक्ति, कुल प्रतिघातीय शक्ति और कुल आभासी शक्ति, परिपथ का शक्ति गुणांक भी ज्ञात करना है। जब हमें त्रिकला तंत्र में आपूर्ति विभव के
मान निर्धारित करके बताए जाते हैं। तो ये जो विशिष्टि है 415 वोल्ट, वो त्रिकला आपूर्ति का लाइन विभव है, और स्टार में जुड़े हुए लोड के लिए गणनाओं के लिए जब हमें फेज वोल्टेज चाहिए तो वो लाइन विभव का 1/√3 भाग है। 415 वोल्ट लाइन वोल्टेज में √3 का भाग देने पे फेज वोल्टेज 239.6 वोल्ट प्राप्त हो जाएगी, और हम गणनाओं के लिए किसी एक फेज वोल्टेज को संदर्भ मानकर उस फेज की धारा को निकाल सकते हैं, और दूसरे फेज में जो फेज वोल्टेज है संतुलित तंत्र होने के कारण उसका मान तो यही रहेगा, पर उनमें 120 डिग्री का कलानुक्रम के अनुसार कलांतर कोण हो सकते हैं। एक बार स्टार परिपथ में लाइन वोल्टेज में √3 का भाग देके जब फेज वोल्टेज ज्ञात हो गई है तो फेज वोल्टेज में प्रतिबाधा का भाग देके फेज करंट को ज्ञात किया जा सकता है। फेज विभव को संदर्भ बना दिया है, प्रतिबाधा 8+j6 को भाग के लिए पोलर फॉर्म में बदल दिया है, और भाग देने पे जो फेज धारा का मान है वो 23.96 एम्पियर आ गया है, और जो प्रतिबाधा कोण हमें ज्ञात हुआ है प्रेरणिक प्रतिघात प्रकार के भार के लिए 36.87 डिग्री, वो ही ऋणात्मक रूप से विभव फेजर से धारा फेजर का कलांतर कोण आ गया है, और यहाँ ऋण चिन्ह बता रहा है कि धारा विभव फेजर से पश्च है, लैग कर रही है। तो ऐसी स्थितियों में शक्ति गुणांक पश्च शक्ति गुणांक लैगिंग पावर फैक्टर कहलाते हैं, और इस कलांतर कोण का कोसाइन टिक्नोमेट्री में 0.8 जो गणना होगी वो परिपथ का पश्च शक्ति गुणांक हो गया है। हम शक्ति गुणांक को समझ सकते हैं कि वो परिपथ की जो प्रतिबाधा है उसमें प्रतिरोध और प्रतिबाधा का अनुपात रूप होता है। यहाँ R 8 ओम है, Z 10 ओम ज्ञात हुआ था, तो शक्ति गुणांक इस गणना से भी R/Z से भी cos फाई के बराबर फाई कलांतर कोण 0.8 आ गया है। स्टार परिपथ में लाइन धारा फेज धारा के बराबर है, फेज धारा का मान 23.96 एम्पियर है, तो लाइन धारा भी 23.96 एम्पियर हो गई है, और इस स्थिति में परिपथ की जो वास्तविक कुल शक्ति है √3 VL/IL cos फाई, उसकी गणना में VL की जगह दिया हुआ है लाइन वोल्टेज 415 वोल्ट है, लाइन करंट हमने 23.96 एम्पियर प्राप्त की है, शक्ति गुणांक R और Z का अनुपात या कलांतर कोण का कोसाइन 0.8 है, तो ये गणना 13,777.6 वॉट आ गई है। किलोवाट में इसे 13.778 किलोवाट लिखा जा सकता है। इसी तरह से परिपथ की प्रतिघातीय शक्ति Q, जिसे वॉट या किलोवार में नापेंगे, वो √3 VL/IL sin फाई है। VL 415 वोल्ट, IL फेज धारा के बराबर 23.96 एम्पियर, और sin फाई परिपथ के X और Z का अनुपात 0.6 आ जाएगा, और गणना करने से प्रतिघातीय शक्ति 10,333 वॉट या 10.333 किलोवाट ज्ञात हो गई है। इसी परिपथ में आभासी रूप में जो शक्ति दिख रही है वो √3 VL/IL VA या KVA में नापी जाएगी। √3 के बाद VL 415 और IL 23.96 एम्पियर लिखने पर आभासी शक्ति 17,222 VA या 17.22 KVA ज्ञात हो गई है। We can presume that this informative video could explain power in balanced three-phase system, and with numerical exercise you could understand what is real, reactive and apparent power in three-phase system. Other videos of this playlist will definitely improve your basic electrical engineering understanding, and other playlist could help you to understand our electrical engineering and to score high marks in all sort of examination. आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। Have nice time. Thank you very much.